बेटा प्रीवियस क्लास में ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने खाली एक ही लेवल कंप्लीट की, लेकिन मैं बता रहा हूं इसका स्ट्रक्चर अगर हमें अच्छी तरह समझना हो तो अभी हमें ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की 2 और लेवल्स समझनी है। ठीक है, तो समझने के लिए बेटा आगे जाते हैं हम। चलिए बेटा लेवल सेकंड को हम समझते हैं। ये देखिए दिस इज कार्बन एटम। अब ये एक हुआ, ये बेटा दूसरा हुआ, यहां पे बेटा एक और है कि नहीं? बात समझ आई? ये बंदा तो बेटा 3 के साथ जुड़ा, लेकिन ये जो बाकी वाले हैं वो भी तो 3 के साथ जुड़ेंगे ना, उनको भी 3 के साथ जुड़ रहे हैं। अब बेटा देखते हैं जब वो भी 3 के साथ जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है। ठीक है, अब ये 3 के साथ जुड़ेगा, ये मान लीजिए यहां पे एक और है, यहां पे बेटा एक और कार्बन एटम है, तो ये भी जुड़ा 3 के साथ, है कि नहीं? और इसी तरह ये भी 3 के साथ बेटा जुड़ेगा। ये मान लीजिए यहां पे एक और कार्बन एटम है, यहां पे बेटा हमारा एक और कार्बन एटम है। ठीक है, तो ये भी जुड़ा 3 के साथ, और ऐसा ही होता रहेगा, ये 3 के साथ जुड़ते रहेंगे सबके सब, है कि नहीं? तो चलिए हाँ जी बेटा, तो ये जब जुड़ते चले जाते हैं ठीक है, एक और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। जब ये 3 जुड़ते जाते हैं तो क्या बना यहाँ पे हेक्सागन। इसको जानते हो, ये है ना ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, जरा इसे बेटा साइड्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, है कि नहीं? और सिक्स साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या बोलते हैं? हेक्सागन। ठीक है, ये बना यहां पे बेटा हेक्सागन और गेटिंग टू इट। अब इसी तरह आगे भी यही मामला होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ठीक है, फिर बना हेक्सागन। इस तरह हेक्सागन बनते जाएंगे। लेकिन एक बात, इस वाले की बात करेंगे। ये 4 कार्बन एटम बताइए एक प्लेन पे है या प्लेन से बाहर है? ये वाले प्लेन पे भी देखा ना हमने ग्रेफाइट में। जितने भी ये कार्बन एटम्स होते हैं ये प्लेन पे होते हैं। अब ये जुड़ते जाएंगे, ये सब कार्बन एटम किस में होंगे? एक ही प्लेन पे होंगे ना। और गेटिंग टू इट, बात आपको समझ आई? तो इस तरह जब ये कार्बन एटम बेटा जुड़ते जाएंगे तो क्या बनेगा? एक लेयर बनेगा कार्बन एटम्स का, बनेगा कि नहीं? और गेटिंग टू इट, एक लेयर बनेगा कार्बन एटम्स का, रादर मैं कह सकता हूं एक शीट बनेगा किसका? कार्बन एटम्स का। और गेटिंग टू इट, अच्छा बेटा समझवन, मगर आज शीटस क्या है? इस शीट की खास बात क्या होगी? इस शीट में बेटा हमें हेक्सागन के जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। और गेटिंग टू इट, इसलिए हम बोलते हैं कि इस ग्रेफाइट के मामले में जब भी कार्बन एटम आपस में जुड़ते जाते हैं, व्हाट दे फॉर्म 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर्स। They form 2 dimensional hexagonal layers, or they form 2 dimensional hexagonal sheets. Or getting to it, बात बेटा समझ आती है? I put it here. The carbon atoms in case of graphite form 2 dimensional hexagonal
hexagonal sheets or layers. आप अगर बेटा इस चीज को समझना चाहते हो ना, किस तरह के शीट्स बन जाते हैं, ये शीट्स किस तरह के बनते हैं, तो थोड़ा मैं आपको इशारा देता हूँ। हमारे यहाँ जो चिकन होते हैं ना, मुर्गे जो होते हैं, तो उनको रखने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर में हम एक नेट जैसा यूज करते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा नेट होता है वो। और गेटिंग तो इसमें बराबर इसी तरह हेक्सागन के जैसे बेटा ये ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, बिल्कुल उसी की तरह बेटा शीट्स बन जाते हैं। और गेटिंग टू इट, सो याद रखिए दिस इज लेवल 2 ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। दिस इज लेवल 2 ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अब ये लेयर्स बने, अब बेटा तीसरी लेवल आ जाती है। क्या आ जाती है? तीसरी लेवल। अब लेयर्स का क्या होगा? लेयर तो बने, लेयर्स का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपकी नोटबुक जो है ना, नोटबुक के अंदर शीट होते हैं ना, शीट्स, ठीक है। तो इन शीट्स का क्या होता है? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, a number of sheets are stacked over one upon another। और गेटिंग टू इट, वही चीज होती है कहां? ग्रेफाइट के मामले। ये एक शीट है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और शीट होगा, और वेटिंग टू इट, नीचे एक और शीट, ऊपर एक और शीट। इसी तरह हेक्सागन के ये शीट जो है, बहुत सारे शीट एक दूसरे के ऊपर होंगे। और गेटिंग टू इट, जरा हम दिखाएंगे वो बनाना, वो फिगर बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये है कार्बन एटम, यहाँ एक और कार्बन एटम, और गेटिंग टू इट, यहाँ पे बेटा कार्बन एटम बिल्कुल इसी की पोजीशन में हम एक और कार्बन एटम बनाते हैं। यहाँ पे बेटा कार्बन एटम है, आई मेक इट हियर, एक कार्बन एटम बेटा यहाँ पे, बिल्कुल बेटा आपको वही चीज रिपीट कर, जो आपने ऊपर बनाया ना, वो चीज आप नीचे रिपीट करते जाइए। और गेटिंग टू इट, लेकिन जिस पोजीशन पे आपने ऊपर वाले कार्बन एटम रखे हैं, उसी पोजीशन पे आपको नीचे वाले कार्बन एटम भी रखने हैं, ठीक है। चलिए बनाते जाएंगे, देखते हैं क्या होता है बेटा। हाँ जी, ऊपर बेटा एक हेक्सागन लेयर, हेक्सागोनल शीट है, नीचे एक और शीट है। लेकिन अब मामला है, ऊपर के कार्बन एटम तो आपस में बेटा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये शीट आपस में, ऊपर का शीट और नीचे का शीट, ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर, ये आपस में बेटा कैसे जुड़े रहते हैं? हाँ, कार्बन। तो याद रखिए, यहाँ पे क्या होगा वो याद रखेंगे, याद रखेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इनको आपस में क्या रखेगा? बांध के रखेगा। यहाँ पे बेटा इसको इन दो के बीच में क्या है? यहाँ पे भी बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है कि नहीं? चलिए बिल्कुल यहाँ इसके बीच में, ऊपर वाले कार्बन एटम के बीच में और नीचे वाले कार्बन एटम के बीच में, यानी इन दो लेयर्स के बीच में, इनके बीच में भी बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो बेटा सबके सब बनाने की जरूरत नहीं, आइडिया आपको बेटा देना है। लेकिन अभी ये वाली बॉन्ड लेंथ याद है? 142 यहाँ पे 142 पिकोमीटर। यहाँ से भी अब जब यहाँ से यहाँ देखें, ऊपर और नीचे जब हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे बेटा इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान बेटा डिस्टेंस होती है
358 पिकोमीटर। क्या डिस्टेंस होती है? 358 पिकोमीटर। इसका मतलब हुआ कि एक शीट के कार्बन एटम एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, एक शीट के अंदर जो है, एक शीट के अंदर। लेकिन जो दो शीट्स है उनके कार्बन एटम एक दूसरे से दूर होते हैं। लगभग 142 को अगर दो गुना से ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस होती है। बात नहीं समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? मैं क्या बता रहा हूं, देखो ये क्या है बेटा, ये कार्बन एटम्स का एक शीट है और यहाँ पे कार्बन एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 142 पिकोमीटर, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि ये ऊपर वाले लेयर और नीचे वाले लेयर के कार्बन एटम जो है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 358 पिकोमीटर। यानी ये कार्बन एटम थोड़ा ज्यादा ही दूर है, शीट के कार्बन एटम थोड़ा ज्यादा ही दूर है। लेकिन क्यों? अभी बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डायमंड की बॉन्ड लेंथ था 154 पिकोमीटर और ग्रेफाइट में बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर। मैंने रीजन बताया था, रीजन हाँ जी, वहां पे ग्रेफाइट में बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, है कि नहीं? अब बेटा यहाँ पे ये कार्बन एटम ज्यादा दूर है, यानी इसका मतलब हुआ इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है कम है। बात समझ आई? देयर इज वीक अट्रैक्शन लेयर्स के बीच में किस तरह की अट्रैक्शन है? वीक अट्रैक्शन है। और गेटिंग टू इट, और याद रखिए इसके लिए हमारे यहाँ बेटा साइंस में नाम भी है, इस तरह के इन शीट्स के बीच में जो ये वीक अट्रैक्शन है, इसको बेटा हम वीक वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स, एंड दिस फोर्स इज वीक, कीप दिस इन माइंड। और इसीलिए बेटा डिस्टेंस ज्यादा होती है। आई बात समझ में? ठीक है। इसका मतलब हुआ बेटा शीट्स के दरमियान शीट एक दूसरे से जो जुड़े रहते हैं, किस चीज से जुड़े होते हैं? उनके बीच में भी फोर्स होता है, लेकिन वो वीक फोर्स होता है और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वीक वैन डर वाल्स फोर्स। और गेटिंग टू इट, अब जरा बेटा एक नोटबुक दीजिए आप मुझे, मैं आपको एक और बात यहाँ पे समझाना चाहूंगा। देखो आप ग्रेफाइट में क्या देखोगे? मान लीजिए ये एक हेक्सागोनल शीट है, है कि नहीं? ये एक और हेक्सागोनल शीट है, इसी तरह बहुत सारे हेक्सागोनल शीट है। ग्रेफाइट में ये बहुत सारे हेक्सागोनल शीट एक के ऊपर एक स्टॉक्ड होते हैं, रखे हुए होते हैं, ठीक है। बात आपको समझ आई? अब जरा ये शीट देखो, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है? 2 डायमेंशनल। शीट तो खुद 2 डायमेंशनल है, लेकिन जब ये शीट आपस में मिल जाते हैं स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? 3 डायमेंशनल बन जाता है। बात आपको समझ आई? ये ना पहली बात समझ आई? बात समझ आई? तो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए अब यहाँ पे एक और बात जो आप बेटा याद रखोगे, क्योंकि बेटा शीट्स के दरमियान कौन सी फोर्स है? वीक फोर्स है। इसलिए अगर बेटा हम एक शीट को बेटा पुश करें, क्या करें? अगर एक शीट पे हम फोर्स डालें, क्या होगा? ये स्लाइड होगा कि नहीं होगा? जैसे जब मैं इस पे फोर्स डालता हूं, इसको क्या होता है? स्लाइड हो जाता है। बिल्कुल यही मामला कहां देखते हैं? ग्रेफाइट में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि शीट्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स है, इसलिए ये शीट एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? स्लाइड होते हैं। और शायद यही वजह है कि ग्रेफाइट स्लिपरी मैंने बताया था। ग्रेफाइट क्या होता है? स्लिपरी। और गेटिंग टू इट, क्यों स्लिप करते हैं? इसको बेटा फोर्स डालो, क्या करता है? स्लिप करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल, क्योंकि इस ग्रेफाइट के जो शीट्स है उनके बीच में बेटा वीक फोर्स होता है, इसलिए ये बेटा ये लेयर्स एक के ऊपर स्लाइड करते हैं। और गेटिंग टू इट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी इन नेचर। बात समझ आई? सो लेट मी पुट इट हियर, ठीक है। सो दिस लेवल थर्ड, the hexagonal sheets
or stalker. One upon another. Giving rise to three-dimensional crystal structure of graphite. Crystal structure of graphite. The sheets are held together. Yes, by weak van der Waals force. And the distance between layers is 358 picometer. and the distance between the layers is equal to 358 picometer. ठीक है बेटा, तो ये चीज मैंने डिस्क्राइब किया। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को बेटा अगर हमें अंडरस्टैंड करना हो, ठीक है, तो कितनी लेवल्स पे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं? तीन लेवल्स। लेवल 1 में कार्बन एटम आपस में जुड़ के इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाते हैं। दूसरी लेवल में, ठीक है, कार्बन एटम फिर आपस में जुड़ते क्या बनाते हैं? हेक्सागोनल शीट बनाते हैं। और तीसरी लेवल में ये शीट एक के ऊपर एक स्टॉक हो जाते हैं और 3 डायमेंशनल, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का बन जाता है। ठीक है, हम बेटा असल में डिस्कस कर रहे थे कि डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं। अगर डायमंड भी कार्बन का ही बना होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही बना होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती है? शायद आपको इस बात का जवाब मिला होगा। जवाब मिला, ठीक है। तो जवाब ये है कि क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट के मामले में जो कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, इसीलिए डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। सो वी कैन से द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट arise due to different structural arrangement of carbon atoms in them. That's all for today. Okay, I meet you tomorrow. Thank you.